चलिए स्टार्ट किया जाए ना फिर। तो हम लोग का जो टॉपिक है, जो आज का, मतलब मैं आपके पर टॉपिक को, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं लॉ के, उन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके कंप्लीट करूंगा। और डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक इन योर एग्जाम में उसका जितना ज्यादा वेटेज है, उसके हिसाब से मैं उसमें उतना ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। और साथ ही साथ आपको उनसे रिलेटेड केसेस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको वो ज्यादा समय तक याद रह सके। ठीक है। नाउ आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो मैं पहला टॉपिक जो उठाया हूं आप लोगों के लिए, दैट इज द लीगल मैक्सिम्स। लीगल मैक्सिम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू एक्सप्रेस योर आइडिया। कोर्ट जो भी डिसीजंस देती है, वो सारे डिसीजंस किसी न किसी लीगल मैक्सिम के आधार पर कोर्ट में वो देती है। क्योंकि लीगल मैक्सिम्स इज द मींस लीगल मैक्सिम्स का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो हम लोगों का कॉमन लॉ फिलॉसफी है, हम लोगों का कॉमन लॉ फिलॉसफी जो है, जो कि आपके ब्रिटिश से आया है हमारे पास। कॉमन लॉ फिलॉसफी क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन लॉ? तो लॉ देखिए दो तरीके का होता है। एक होता है आपका कॉमन लॉ, एंड द सेकंड वन इज योर सिविल लॉ। कॉमन लॉ होता है कि वो लॉ, वैसे लॉ जो कि जूरी जो है वो कॉमन मैन की जैसे वो डिसाइड करती है। ब्रिटिश टाइम पर आपको याद होगा कि एक जूरी होती थी। वो जूरी में जो लोग होते थे वो कॉमन मैन होते थे, एंड दे यूज्ड टू हियर द प्रोसीडिंग्स व्हाइल इन द कोर्ट। कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स चलती थी, तो वो कोर्ट में बैठे रहते थे और वो सुनते थे कि जो आर्गुमेंट्स जजेस रख रहे हैं, जो एविडेंसेस वकील जो है वो रख रहे हैं, वो आर्गुमेंट्स की सच्चाई कितनी है, उस चीज को वो एनालाइज करते थे। और उनके एनालिसिस के हिसाब से जो जजेस होते थे, वो फिर लॉ के हिसाब से जजमेंट देते थे। लेकिन फैक्ट की एनालिसिस जो है वो जूरी करती थी। तो ये जो जूरी होती थी, दिस जूरी वाज सेलेक्टेड फ्रॉम द कॉमन पीपल। कॉमन लोगों के बीच में से इस जूरी को सेलेक्ट किया जाता था। और क्योंकि ये कॉमन लोगों के बीच में से सेलेक्ट किया जाता था, तो इसीलिए जो भी लॉज निकल कर आते थे, जो भी लॉज बनकर आते थे, दैट वाज बेस्ड ऑन द कॉमन फिलॉसफी। कॉमन कॉमन लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर आधारित होती थी। हालांकि उसका जो जजमेंट होता था वो जजेस ही देते थे, लेकिन कॉमन आदमी उस चीज को कैसे सोच रहा है, कैसे देख रहा है, उसके हिसाब से ही जजेस जो है वो जजमेंट देते थे। एंड दैट इज व्हाई दीज लॉज वेर कंसिडर्ड एज द कॉमन लॉ। क्योंकि इसमें जजेस ही लॉ बनाते थे और जजेस ही लॉ को ओवर रूल करते थे। आज के डेट में क्या है कि लॉज ऑलरेडी रिटन है, उसी के दायरे में रहकर जजेस जो है वो अपने जजमेंट को देते हैं। जजेस हैव गॉट ओनली वन रोल, एंड दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। जो भी स्टैट्यूट है, जो भी लॉ बुक है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं वो। वैसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ उसमें लॉ बनाकर डाल सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश में पार्लियामेंट पावरफुल नहीं था, उस समय जो जजेस थे वो पावरफुल थे, एंड दे यूज्ड टू गिव जजमेंट ओवर देयर ओन कंसाइंस। अपने ही बुद्धि के हिसाब से वो जजेस जो है जजमेंट देते थे, और वो जो जजमेंट देते थे वो सभी को मानना पड़ता था। तो इसीलिए उसको कॉमन लॉ फिलॉसफी बोलते हैं या कॉमन लॉ बोलते हैं। और वो जो लॉज थे, वो क्योंकि जजेस देते थे, इसीलिए वो एक प्रिंसिपल इवॉल्व करते थे। हर केस में एक प्रिंसिपल इवॉल्व करते थे। दीज प्रिंसिपल्स दे वेर बेस्ड ऑन सर्टेन आइडियोलॉजीज। और जिस आइडियोलॉजी पर भी वो बेस्ड होती थी, वो उस फील्ड का प्रिंसिपल बन जाता था। जैसे कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका क्रिमिनल लॉ का। उस प्रिंसिपल को जनरली आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी कवर किया जाएगा। वो प्रिंसिपल है आपका एक्टस नॉन पैसिट रियम निसी मेंस सिट सर ये जो कॉमा के बाद लिखा है ना, इसको दूसरी लाइन में लिखे सर, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट।
ये वो आप अपना स्क्रीन घुमा देंगे ना तो दिखने लगेगा। ठीक है, वो अभी दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है ना? यस सर। ओके, सो दिस इज अ यस सर। लीगल मैक्सिम जो कि आपका क्रिमिनल लॉ पर बेस्ड है। इट सेज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिट रिया। इस लीगल मैक्सिम में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि एक्टस एंड रियम, निसी, सॉरी, मेंस एंड रिया। दीज आर द टू वर्ड्स जिसके हिसाब से इसको दो पार्ट में बांटा गया है कॉमा के बाद। एक्टस एंड रियम, एक्टस रियस, इसको आप लोग बोल सकते हैं एक्टस रियस, एंड द सेकंड पार्ट यू कैन से मेंस रिया। अब ये जो दो लीगल मैक्सिम्स हैं, ये दो लीगल मैक्सिम्स आपके क्रिमिनल लॉ फिलॉसफी में आते हैं, और इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जो भी क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, उन सारे क्रिमिनल एक्ट्स में एक होता है आपका क्रिमिनल इंटेंट, यानी कि आप क्या डिजायर करते थे, आप किसी को मारना चाहते थे, आपका क्या डिजायर था? आपका डिजायर था कि आप किसी को गोली मार दें, आपका डिजायर था कि आप किसी को चाकू मार दें। तो वो जो डिजायर है आपके अंदर की, दैट डिजायर इज योर क्रिमिनल इंटेंट, उसको क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल इंटेंट बोलते हैं। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है क्रिमिनल एक्ट, यानी कि आपने उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए कौन सा एक्ट किया। आपने किसी को चाकू मार दिया, तो ये जो एक्ट, फिजिकल एक्ट आपने किया, दिस फिजिकल एक्ट इज द एक्टस रियस, एंड योर मेंटल एलिमेंट, योर मेंटल थॉट, योर मेंटल डिजायर इज योर मेंस रिया। तो 1919 में एक केस था, पालिनी गाउडन का केस था। उस केस में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है कि उस केस में एक आदमी जो था वो अपनी वाइफ को मारता है सर पे, और उसको लगता है कि उसकी वाइफ बेहोश हो गई है, तो वो मर गई है। उसके बाद अपने सबूत को छुपाने के लिए वो अपनी वाइफ को फांसी, मतलब पंखे से टांग देता है, ये दिखाने के लिए कि जो वाइफ है उसने फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया, ताकि उसका जो एविडेंस है वो छुप जाता। लेकिन जब ये कोर्ट में मामला गया, तो अब देखिए कोर्ट ने इसको कैसे एनालाइज किया। 1919 की बात कर रहा हूं मैं, 1919 की। कोर्ट ने एनालाइज किया कि जो भी एक्टस रियस है और जो भी मेंस रिया है, यहाँ पर दो एक्ट हैं। पहला एक्ट वो था जिसमें कि उसने उसको सर पे मारा, दिस वाज द फर्स्ट एक्ट। द सेकेंड एक्ट वाज जिसमें कि उसने उसको फांसी लगाया। ये दो अलग अलग एक्ट्स हैं। तो उस समय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, उसमें ये डिसीजन दिया कि क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्ट्स हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्ट्स हैं, इसीलिए इन दोनों ही अलग अलग एक्ट्स में जो मेंटल एलिमेंट है, दैट इज योर मेंस रिया, हम अलग अलग लगाएंगे, हम अलग अलग लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एक्ट्स है। ठीक है, हालांकि इसका जो सम था, इन दोनों के सम के वजह से ही उसका डेथ हुआ था, लेकिन कोर्ट ने 1919 में जो जजमेंट दिया उसमें बोला कि अलग अलग हम मेंस रिया को लगाएंगे। अब देखिए पहले वाले में जो उसने उसके सर पे मारा था, तो वो उसको जान से नहीं मारना चाहता था, वो चाहता था कि बस उसको चोट लगे, गुस्सा था उसके अंदर, उस गुस्सा को वो निकाला था, वो उसको जान से नहीं मारना चाहता था। यानी कि उसका जो मेंटल एलिमेंट था वो जान से मारने का नहीं था। ठीक है, मतलब मेंस रिया पहले केस में नहीं था, मेंस रिया वाज एब्सेंट। ठीक है, दूसरे केस में वो एज्यूम कर लिया था कि वो मर चुकी है, उसने अज्यूम कर लिया था कि वो मर चुकी है। तो अगेन जब उसने अज्यूम ही कर लिया है कि वो मर चुकी है, मतलब कि अब वो जो भी कर रहा है उसमें भी मेंटल एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया कि वो डेथ कर गई है, उसका डेथ हो चुका है। तो अब फिर से वो उसको मारने के लिए फांसी नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसने अज्यूम कर लिया था। तो इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में मेंस रिया नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसमें उसको एक्विट कर दिया, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। तो इसके बाद 1943 में एक और केस आया, थाबा मनी का केस। एक था केस पहला वाला पालिनी गाउडन, और जो दूसरा केस था
वो था थावा मनी का केस। कॉलोनी गॉर्डन के केस में इस तरीके से कोर्ट ने डिसाइड किया था, और थावा मनी के केस में डिसाइड किया फाइनली जाके कि नहीं, हम ये दो एक्ट को अलग अलग नहीं मानेंगे, हम इस पूरे को एक एक्ट मानेंगे। उसमें जो भी फैक्ट रहा होगा उस फैक्ट को मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। तो इसमें दो फैक्ट्स थे। कोर्ट ने बोला थावा मनी के केस में कि इन दोनों एक्ट्स को हम एक एक्ट मानेंगे, एक फुल एक्ट मानेंगे, ठीक है। और इस पूरे एक्ट में देखेंगे कि मेंस रिया था कि नहीं था, यानी कि उसका क्रिमिनल इंटेंट था कि नहीं था, यानी कि वो उसको जान से मारना चाहता था कि नहीं चाहता था, यानी कि वो उसको हर्ट करना चाहता था कि नहीं चाहता था। तो इस पूरे के पूरे एक्ट में कंसिडर करेंगे, ना कि अलग अलग इंडिविजुअल एक्ट्स में। और जब ऐसा डिसीजन दिया गया तब ये डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन बनकर आया, और आज तक हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। आज तक हम लोग इसी डिसीजन को फॉलो करते हैं। ये थावा मनी के केस में आया था, थावा मनी के केस में आया था। तो ये जो लीगल मैक्सिम है, इसका मतलब यही होता है कि एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों ही होना चाहिए किसी क्रिमिनल एक्ट में, किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी लाने के लिए। किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी लाने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों ही होना चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है तो सिर्फ एक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी लाएगा। मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ले आए। डिपेंड करेगा कि वो ऑफेंस किस तरीके का ऑफेंस है। तो ये लीगल मैक्सिम का ये मीनिंग होता है और ये इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। अब ये आप कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको जो नोट्स दूंगा ना, उस नोट्स में मैं सारे लीगल मैक्सिम्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन डिस्कशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले की करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम जो है आपका है एनिमस descendendi. This is actually not a legal maxim, rather it is a legal proverb, है ना। तो एनिमस descendendi ये आपके फैमिली लॉ का मैक्सिम है, ठीक है। फैमिली लॉ के मैक्सिम में एनिमस descendendi का मतलब होता है विलफुल नेग्लेक्ट। एनिमस वर्ड का मतलब होता है इंटेंशन, इसका मतलब होता है इंटेंशन। और डेसर्डेंडी का मतलब होता है डिजर्ट करना, डिजर्शन। नाउ व्हाट इज दिस डेजर्शन? डेजर्शन का इंग्लिश मीनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को छोड़ देना, ठीक है। एक हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ देती है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? आवाज क्लियरली आ रही है? यस सर। यस यस। ओके, सो कहाँ गया? हाँ, आपका जो डेफिनेशन मतलब इसका जो है एनिमस descendendi का, इसका मतलब होता है इंटेंशन एंड डिजर्शन। यानी कि अगर इंटेंशनली आप किसी को छोड़ देते हैं, इंटेंशनली अगर आप किसी को डिजर्ट कर देते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो चीज उसके लिए आपका जो ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन 13(1) के एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 13(1) एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, एनिमस descendendi प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया गया है। जो वर्ड यूज किया गया है लेजिस्लेचर में, यानी जो लेजिस्लेशन है उसमें जो वर्ड यूज किया गया है, दैट इज योर विलफुल नेग्लेक्ट। यानी कि विलफुली अगर आप किसी को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं जानबूझकर, ठीक है, तो उसके लिए डेजर्शन होता है, देन दैट इज डेजर्शन। तो एनिमस descendendi का मतलब होता है किसी को विलफुली डेजर्ट कर देना। ये सेक्शन है जो कि रिलेट करता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन में एनिमस descendendi एक्सप्लेन किया गया है, यानी डेजर्शन में क्या क्या होना चाहिए वो एक्सप्लेन किया गया है। समझ आया? यस सर।
ओके, नेक्स्ट आपका लीगल मैक्सिम है रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेयर। रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेयर, ये आपका टॉर्ट लॉ का मैक्सिम है। टॉर्ट क्या होता है कि एक हार्म होता है, आप किसी को अगर कुछ नुकसान पहुंचाते हैं तो वो नुकसान अगर सिर्फ उस इंडिविजुअल को हो रहा है तो उसको हम लोग टॉर्ट बोलते हैं। अगर किसी को नुकसान होता है और वो नुकसान इस तरीके का है कि पूरी सोसाइटी उससे इफेक्टेड है तो उसको हम लोग क्राइम बोलते हैं। तो टॉर्ट लॉ जो होता है वो किसी के पर्सनल हार्म को रिफ्लेक्ट करता है कि किसी का कुछ पर्सनल हार्म हुआ है तो उसको हम लोग टॉर्ट में पढ़ते हैं। क्राइम्स में हम लोग पर्सनल हार्म तो होता ही है, लेकिन उस पर्सनल हार्म की वजह से पूरी सोसाइटी इंपैक्ट होती है, उसको क्राइम्स बोलते हैं। नाउ ये जो लीगल मैक्सिम है रेस नॉन पोटेस्ट पेकेयर, इसका जो फील्ड है यानी कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है आपके सिलेबस का, फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस का, ये टॉपिक से रिलेटेड है वाइकेरियस लायबिलिटी। This is related to your vicarious liability. What is the meaning of vicarious liability? Vicarious liability का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, आप जब बच्चे थे, है ना, जब आप छोटे बच्चे थे तो 8-9 साल के जब आप रहे होंगे, उस वक्त आप जो भी करते थे उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होती थी? आपके पेरेंट्स की, क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, आप बच्चे थे, ठीक है। तो इसीलिए आप जो भी करते थे उसके लिए जिम्मेदारी जो होती थी वो आपके मम्मी पापा की होती थी, सच दैट कि उन्होंने ही वो काम किया है। कहने का मतलब है कि जो भी आपने गलती की, ऐसा मान के चलते थे सामने वाले कि वो गलती मैंने नहीं की है, वो मेरे माँ बाप ने की है, और इसीलिए मेरे माँ बाप को वो लायबल करते थे। तो ये जो लायबिलिटी मेरे माँ बाप पर आती है, दिस लायबिलिटी इज वाइकेरियस लायबिलिटी। ये डायरेक्टली नहीं आती है, लेकिन ये मेरे थ्रू आ रही है, बिकॉज आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट एंड माई पेरेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट। और इसीलिए लायबिलिटी जो आती है, वाइकेरियस लायबिलिटी, वो मेरे थ्रू मेरे पेरेंट्स पर आ रही है, तो उसको बोला जाता है वाइकेरियस लायबिलिटी। अब देखिए, ये जो रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेयर है, इसमें आपका रेक्स वर्ड का मतलब होता है किंग। रेक्स वर्ड मींस किंग, ठीक है। इस पूरा लीगल मैक्सिम का मतलब है दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग। किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब किंग कोई गलती कर ही नहीं सकता है, वो जो भी करेगा वो सही होगा, वो जो भी करेगा वो सही होगा। इस लीगल मैक्सिम का ये मतलब है। तो किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये वाइकेरियस लायबिलिटी में कैसे आया? अब मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, आज की डेट से अगर इसको कंपेयर करें तो कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते वो जो भी काम करता है वो गवर्नमेंट का काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि तुम आप ये काम करिए। अब जब गवर्नमेंट का वो काम कर रहा है, मतलब कि वो जो भी काम करेगा उसके लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए हम उस इंसान को नहीं पकड़ेंगे, हम गवर्नमेंट को जाके पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम करते समय ही उस चीज को हार्म किया है, और इसी चीज के लिए वाइकेरियसली लायबल रहेगा कौन? द गवर्नमेंट विल बी वाइकेरियसली लायबल, ठीक है। लेकिन किंग के टाइम पर माना जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो किंग कोई गलती कर ही नहीं सकता है, और इसीलिए वहां पर किंग के अंदर जो भी लोग आते थे अगर वो गलती करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था इस मैक्सिम के आधार पर, क्योंकि वो किंग का काम कर रहे थे। अगर वो किंग का काम कर रहे थे तो उनकी लायबिलिटी नहीं बनती थी, और उनकी लायबिलिटी को कंसिडर किया ही नहीं जाता था, क्योंकि किंग माना जाता है कि कोई गलती कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये लीगल मैक्सिम आपका वाइकेरियस लायबिलिटी टॉपिक से रिलेटेड है। एंड वाइकेरियस लायबिलिटी आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके टॉर्ट लॉ में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पढ़ाई होगा। आया समझ में?
हाँ सर हम वाइकीरियस लाइबिलिटी को हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, करे कोई भरे कोई। नहीं, नहीं बोल सकते हैं, करे कोई भरे कोई नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सिर्फ वही भर सकता है, कोई भी नहीं भर सकता है। जैसे अगर मैं करता हूं और उसका नुकसान किसी ऐसे आदमी को होता है जो मेरे से रिलेटेड ही नहीं है, उसको नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर रहा था, तो वो जो रास्ते से गुजर रहा था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हार्म हो जाता है मेरे करने की वजह से, तो वहां पर आप बोल सकते हैं करे कोई भरे कोई। लेकिन जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, मतलब कि ये एक बॉडी है और ये बॉडी बताता है आपको कि आप काम करिए, मतलब आप इसके लिए काम कर रहे हैं, यू आर अ बॉडी, यू आर वर्किंग फॉर दिस बॉडी, तो आप जो भी काम करते हैं इस बॉडी के लिए, उस काम के लिए ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें करे कोई भरे कोई का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके। अब अगला जो लीगल मैक्सिम है आपका, वो है, मतलब लीगल मैक्सिम तो नहीं बोल सकते हैं, लीगल वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस वर्ड का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि सरकारी गवाह बन जाओ, टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि 4-5 लोगों ने मिलकर काम किया, एक जो है थोड़ा कमजोर है तो उसको बोला जाता है कि आप सरकारी गवाह बन जाओ। अगर आपको भगत सिंह मूवी याद होगा तो उसमें एक आदमी जो था उसने भगत सिंह के अगेंस्ट में गवाह दे दिया था, गवाही दे दी थी, जिसकी वजह से भगत सिंह को सजा हो गई थी। तो वो जो आदमी गवाही दिया था भगत सिंह के अगेंस्ट, उसने खुद मिलकर उनके साथ काम किया था, ही वॉज वन ऑफ देम। लेकिन बाद में लास्ट में जाकर वो पलट जाता है और वो मिल जाता है और वो गवाही दे देता है उनके अगेंस्ट, तो वैसे आदमी को अकम्प्लिस बोलते हैं, वैसे आदमी को अकम्प्लिस बोलते हैं। और उसका जो सेक्शन है ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये मेंशन है अंडर सेक्शन 133। अंडर सेक्शन 133 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में अकम्प्लिस क्या होता है ये बताया गया है। तो अकम्प्लिस वो आदमी होता है जो सरकारी गवाह बन जाता है, उसने गलती की थी उन लोगों के साथ मिलकर, लेकिन फिर सरकारी गवाह वो बन जाता है, उसको बोलते हैं अकम्प्लिस। Then your next important word is your plea of alibi. This is the principle which is of the evidence. ये evidence law का principle, plea of alibi. This is mentioned in section 11 of Indian Evidence Act 1872. प्ली ऑफ एलिबी का क्या मतलब है? प्ली ऑफ एलिबी का मतलब है कि कोई कहीं पर क्राइम करता है, ठीक है, मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि वो क्राइम मैंने किया है, लेकिन जब पुलिस मुझे लेकर जाती है तो मैं पुलिस से बोलता हूं कि ऐसा है सर कि जिस दिन ये क्राइम हुआ था उस दिन मैं तो यहाँ था ही नहीं, उस दिन मेरे पास देखिए टिकट है, मैं तो ब्रिटेन में था, मैं तो अमेरिका में था, या मैं तो किसी और कंट्री में था, उसने टिकट दिखा दिया। तो ये जो एविडेंस मैंने दिखाया है ना, ये जो टिकट मैंने दिखाया है, दिस इज द एविडेंस दैट आई वाज नॉट प्रेजेंट एट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस होने के समय मैं इंडिया में था ही नहीं। तो जब भी कोई ऑफेंस होता है, जब भी कोई ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस के होने के समय I am not present, I am not present at the place of offense. I am not present at the place of offense. Then I can say that I have the plea of alibi. Then that plea यानी कि अपना प्रेयर रखना, तब मैं बोलूंगा कि मैं प्ली ऑफ एलिबी रखता हूं कि मैं तो जो गुनाह है वो करते वक्त था ही नहीं, वहां पर इंडिया में था ही नहीं।
तो उसको बोला जाता है प्ली ऑफ एलिबी, उसको बोला जाता है प्ली ऑफ एलिबी। इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको प्ली ऑफ एलिबी बोलते हैं। आया समझ में? समझ आया? रिप्लाई करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि Yes, sir. आपको समझ आ रहा है। Then your next legal maxim is ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है कि नो वन shall be adjudged unheard। No one shall be adjudged and unheard। इसका मतलब यह है कि हर आदमी के पास ये अधिकार है, हर आदमी के पास ये अधिकार है नेचुरली कि उसकी बातों को सुना जाए और सुनने के बाद ही डिसीजन दिया जाए। अगर कोई सूट है या कोई ट्रायल हो रहा है, उसमें दो पार्टीज होंगी, वो दो पार्टीज अपनी अपनी बातों को रखेंगी और दोनों ही की बातों को सुनने के बाद कोई जजमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की बातों को सुना और जजमेंट दे दिया। तो नो वन शैल बी एडजज्ड अनहर्ड, किसी की बातों को बिना सुने उसके जजमेंट नहीं देना चाहिए, उसके अगेंस्ट जजमेंट नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो नो वन शैल बी एडजज्ड अनहर्ड, ये मतलब है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का। ठीक है, देन योर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एक्स पोस्ट फैक्टो। What is the meaning of ex post facto? Ex post facto का मतलब है, facto का मतलब है fact, post का मतलब है बाद में, post का मतलब है बाद में। तो इस पूरे लीगल मैक्सिम का मतलब यह है कि आज जो मैंने गुनाह किया तो मुझे आज के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए, मुझे आज के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए। अगर मैंने आज गुनाह किया है और कल जाकर लॉ चेंज कर जाता है, कल जाकर लॉ चेंज कर जाता है, तो मुझे कल के हिसाब से सजा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे आज के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जिस दिन ऑफेंस हुआ है, जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है, उस दिन जो लॉ था उसके हिसाब से मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मुझे आज के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, ना कि बाद में जो ऑफेंस कमिट करने के बाद जो हुआ है उसके हिसाब से सजा मिले। ठीक है, ये आपका एक्स पोस्ट फैक्टो होता है। ये आपका मेंशन है, आपका ये सेक्शन 20 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस चीज उसमें 3 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी का मतलब है एक बार तो ऑलरेडी उसका कन्विक्शन हो चुका है, यानी कि एक बार वो ऑलरेडी सजा काट चुका है। अब एक बार सजा काट देने के बाद, एक बार कन्विक्शन हो जाने के बाद दोबारा उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता है, दोबारा उसका कन्विक्शन नहीं हो सकता है। एक बार अगर उसको सजा मिल चुका है तो अगर एक बार वो एक्विट हो गया है तो बाद में उसके केस को रीओपन किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार उसको सजा हो जाती है तो फिर उसको दोबारा से सजा उसी सेम चीज में नहीं दी जा सकती। ये इसका मतलब है डबल जेपर्डी। दिस इज ऑल्सो मेंशन अंडर आर्टिकल 20, और जो पिछला वाला था वो भी आपके आर्टिकल 20 में मेंशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 20 में। देन योर next principle is your caveat emptor। caveat emptor and
कैविएट वेंडिटर, कैविएट एम्प्टर एंड कैविएट वेंडिटर। इसका मतलब होता है कि बायर बीवेयर, कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बीवेयर, मतलब कि आप मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान खरीदते समय आप देखते हैं कि सामान का प्राइस कितना है, सामान का एक्सपायरी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें देखते हैं। मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो जाती है, अब उस गलती को सुधारने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? आप दोबारा से उस आदमी के पास जाएंगे और बोलेंगे अरे सर आपने तो मुझे एक्सपायर्ड वाला दवाई दे दिया। वो क्या बोलेगा? अब अच्छा मैंने तो दिया ही नहीं है, आप किसी और दुकान से ले गए होंगे, आपको देखते वक्त देखना चाहिए, लेते वक्त देखना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया होगा, अब मैं कैसे मान लूं कि ये दवाई मैंने ही दी है? ये इतनी सारी बातें आपको सुना देगा। तो कोर्ट जो कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट जो है वो कुछ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करता है। कैविएट एम्प्टर का मतलब है कि बायर बीवेयर, यानी कि जो आपका खरीदने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सामान देख कर खरीदे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा जांच पड़ताल करे और फिर सामान ले। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए फिर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। तो कैविएट एम्प्टर इज द लीगल प्रिंसिपल व्हिच मींस दैट द बायर शुड बी बीवेयर। कैविएट वर्ड का मतलब होता है वार्निंग, कैविएट वर्ड मींस वार्निंग, यानी कि ये बायर को, ये जो बायर है ना, एम्प्टर मतलब बायर, वेंडिटर मतलब सेलर, वेंडिटर वर्ड का मतलब होता है सेलर, वेंडिटर वर्ड का मतलब होता है सेलर। सो द सेलर शुड बी बीवेयर, उसका लीगल फ्रेज है कैविएट वेंडिटर, ठीक है। इसको आप वेंडिटर भी लिख सकते हैं, इसको आप वेंडिटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज है। यानी कि अगर कोई प्रिंसिपल है जो कि इस पर आधारित है, कोई प्रोविजन है जो कि इस प्रिंसिपल पर आधारित है, कोई ऐसा प्रोविजन है जिसमें कि ये निकल कर आ रहा है कि जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए सामान सही बेचने की, तो उस केस में जो लीगल मैक्सिम यूज होगा दैट इज योर कैविएट वेंडिटर या कैविएट वेंडिटर। इसको बी भी लिख सकते हैं, इसको वी भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो कैविएट वेंडिटर मतलब कि सेलर बीवेयर, जो बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो देख कर बेचे, कोई एक्सपायर्ड दवाई ना दे दे, तो उसको बोला जाता है कि कैविएट वेंडिटर। सर इसे केस लॉ के दोबारा समझ सकते हैं? इसको केस लॉ से, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपका कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 आपके सिलेबस में है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें बताया गया है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, उसमें बताया गया हु इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर उसमें बताया गया है कि कंज्यूमर वो आदमी होता है जो किसी आर्टिकल को खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, उसको कमर्शियल पर्पस में यूज करने के लिए नहीं खरीदता है, उसको कंज्यूमर बोला जाता है, ठीक है। अब मैं टूथपेस्ट खरीदने जाता हूं और मैं उस टूथपेस्ट को अपने लिए यूज करता हूं, आई एम द कंज्यूमर, आई एम द परचेजर, आई एम द बायर, मैं खरीदने वाला हूं। तो मैं जो खरीद रहा हूं मैं उसको पैसे दूंगा, लेकिन मान लीजिए कि वो मुझे नकली दे देता है, यानी कि जो टूथपेस्ट है वो एक्सपायर्ड टूथपेस्ट दे देता है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। अब जो भी टूथपेस्ट उसने दिया है मुझे, वो सही दे या नहीं दे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसे मुझे सही देना चाहिए था या मुझे सही खरीदना चाहिए था, दोनों में से कौन सी बात होगी? तो उसके लिए ये दोनों मैक्सिम्स हैं। आपका जो कैविएट एम्प्टर है वो बताता है दैट द बायर बीवेयर, मतलब जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो देख कर ले कि एक्सपायरी डेट कितनी है। लेकिन जो कैविएट वेंडिटर है, इसका मतलब है कि द सेलर बीवेयर, यानी सेलर की जिम्मेदारी है कि वो आपको सही सामान बेचे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको एक्सपायर्ड सामान ना बेचे। तो कोई भी प्रोविजन, आपके जो एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, उनमें जितने भी प्रोविजंस होते हैं ना, उसमें ये प्रिंसिपल अगर है जिसमें कि जो बेचने वाला है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही चीज आपको बेचे,
तो वहां पर ये लीगल मैक्सिम हम लोग यूज कर सकते हैं कैविएट वेंडिटर, वहां पर लीगल मैक्सिम कैविएट वेंडिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज योर कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। This is mentioned in the section 13 of Indian Contract Act 1872. Section 13 of the Indian Contract Act 1872 में मीटिंग ऑफ माइंड्स के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने जो सोचकर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सामने वाला भी उसी चीज को सोचकर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तब हम बोलते हैं दैट माई एंड हिज माइंड हैज मेट। तब हम बोलते हैं कि मेरा और उसका जो सोच है वो मिल चुका है, और उसी मिलने की वजह से हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। सो कंसेंसस एड इडम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि एक ही चीज पर एक ही कॉन्टेक्स्ट में मिलना। जैसे मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं और सामने वाला भी मेरी कार खरीदना चाहता है। मेरे पास दो कार है, मैंने बताया नहीं है कि कौन सी कार जो है मैं बेचना चाहता हूं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक ही कार है तो फिर अगर मैं उसको बेचने का बात करता हूं तब सामने वाले को पता है कि एक ही कार है ना मेरे पास, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस केस में मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाएगा। लेकिन पिछले केस में जिसमें कि मेरे पास दो कार है और दोनों में से मैंने बताया नहीं है कि मुझे कौन सी कार बेचनी है, तो वहां पर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं किस कार को बेचना चाहता हूं मैं कुछ और सोच रहा हूं, सामने वाला कोई और कार सोच रहा है। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स तभी होगी जब वो भी उसी कार के बारे में सोचे जिस कार के बारे में मैं सोच रहा हूं बेचने की, ना कि उस कार के बारे में जो कि वो सोच रहा है बेचने की या मैं सिर्फ सोच रहा हूं। दोनों ही सेम चीज को सोचें, तब जाकर वो कंसेंसस एड इडम होगा, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा। ठीक है, तो ये आपका कंसेंसस एड इडम सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Then your next legal maxim is your de jure and de facto। बहुत ही सिंपल सा है, de jure and de facto। इसका मीनिंग ये होता है दैट de jure का मतलब होता है कि नॉमिनल, और इसका वर्ड मतलब होता है रियल। नॉमिनल वर्ड जैसे कि इंडिया का प्रेसिडेंट है, कहने को तो इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का हेड है, लेकिन वैसे इंडिया का हेड कौन है? वैसे इंडिया का हेड है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सारे पावर्स तो उसी के पास है। बस बोलने के लिए इंडिया का प्रेसिडेंट जो है ही इज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सबसे पहला आदमी है और उसके पास उसके सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होता है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क जो होते हैं उसके सिग्नेचर के बाद ही होते हैं, लेकिन वो सिग्नेचर वो बिना प्राइम मिनिस्टर से पूछे नहीं दे सकता है। तो हु इज द डी ज्योर हेड ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट। एंड हु इज द डी फैक्टो हेड ऑफ इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर। तो डी ज्योर मतलब होता है नॉमिनल और डी फैक्टो मतलब होता है रियल। ये सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। देन योर नेक्स्ट थिंग जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका 2020 में क्वेश्चन आया भी था, दैट इज de minimis non curate lex। de minimis non curate lex इसका मतलब होता है कि कोर्ट में छोटी छोटी मुद्दे जब जाते हैं, स्मॉल थिंग्स, कोर्ट में जब भी छोटी छोटी बातें जाती हैं, इन छोटी बातों से ज्यादा जरूरी कोर्ट के लिए क्या है? जो बिगर मुद्दा है उसको सुलझाना। बिगर मुद्दा है उसको सुलझाना। कोर्ट में छोटी छोटी बातों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, कोर्ट में जो मेजर इशू है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब है
दैट मिनिमम थिंग्स आर रिक्वायर्ड, नो लीगल एक्शन। जो छोटी छोटी बातें हैं उनके अगेंस्ट आप कोर्ट में जाकर कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी ने आपके शर्ट पर इंक फेंक दिया, किसी ने आपके शर्ट पर इंक फेंक दिया, अब इस चीज के लिए क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? बताइए। सर क्या इस हम चीज, तो नहीं जा सकते, पर कोई जो बड़े बड़े लोग रहते हैं वो लोग तो पहुंच जाते हैं मानहानि का लेके। तो वो मानहानि के लिए जाते हैं, लेकिन उनका मान वहां रहता है तब ना, मतलब वो आप डेफोमेशन पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि वहां पे कौन, मतलब डेफोमेशन के केसेस में कौन जो है वो फाइल कर सकता है सूट। लेकिन एक आदमी जो कि 15 साल 20 साल का लड़का है, उसके उन शर्ट के ऊपर अगर इंक फेंकिएगा तो वो कोर्ट नहीं जाएगा, और उसकी बातों को कोर्ट मानेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, क्योंकि वो दोस्ती यारी में वो इंक को इसी ने फेंक दिया होगा। लेकिन जब बड़े बड़े, मतलब जब आप पार्टीज में जाते हैं, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर कि आपका एक रिस्पेक्ट है, तो उन जगहों पर आप अगर किसी के शर्ट के ऊपर इंक फेंकते हैं तो उस वो मानहानि के लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और कोई आपके ऊपर इंक फेंक दे तो उस केस में नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला है, इसको कोर्ट सुनेगा ही नहीं। इन चीजों के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है। कोर्ट जो है वो एक्चुअल मेजर प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा है, आपके घर की झिटपिट सुनने के लिए नहीं बैठा है। जैसे कि वाइफ कंप्लेन करती है कि मेरा हस्बैंड रात को 12 बजे के बाद आता है घर, तब तक मैं सो जाती हूँ। ये क्या है? छोटी सी बात है, घर की खिटपिट है, घर के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम सुनने के लिए कोर्ट नहीं बैठा है आपका, कोर्ट वहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा है। तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का मतलब ये है कि मिनिमम थिंग्स विल रिक्वायर नो लीगल एक्शन। मिनिमम थिंग्स यानी छोटी छोटी चीजों के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कोर्ट उनको कंसिडर नहीं करेगा। ये आपके 2020 में आया था ये क्वेश्चन, ये डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स क्या होता है, ये आया था। Then your next is your doctrine of estoppel. Doctrine of estoppel. What is the doctrine of estoppel? Doctrine of estoppel means आपने कुछ बोला, you said something in court, ठीक है, you said something in or outside court, and that something has been recorded. कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड है, जो भी आपने बोला उस बात का कोर्ट में रिकॉर्ड है। तो अब आप उस चीज से पीछे नहीं हट सकते हैं। यू कैनॉट गो बैक। अब आप उस चीज से पीछे नहीं हट सकते हैं। आप वो जो बोल चुके हैं पहले, उस चीज से अब आप मुकर नहीं सकते हैं। इसका यह मतलब है that this doctrine says that now you have been, that the court will say, आपने एक बार जो बोल दिया, so the court will say that now you have been estopped, now you have been estopped to move backward, now you have been estopped to say something else which is contrary to already what you have said, जो contrary है already what you have said. So this is the doctrine of estoppel. इसको doctrine of estoppel बोलते हैं। This doctrine is mentioned in section 115 of Indian Evidence Act 1872. Indian Evidence Act 1872 के section 115 में ये mentioned है, ठीक है। Then your next doctrine, is ignorantia juris non excusat. Ignorantia juris non excusat, इसका मतलब होता है कि ignorantia वर्ड का मतलब होता है ignorant, यानी कि नासमझ। ignorant वर्ड का मतलब होता है नासमझ। So ignorance of law is
नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप लॉ नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये चीज माफी नहीं देगा। मतलब आप बाहर से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आए हैं इंडिया, आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो कि इंडिया में ऑफेंस है, तो और वो गलती ऐसी थी जो कि आपके कंट्री में ऑफेंस नहीं था, जो फॉरेनर है उसके कंट्री में वो ऑफेंस नहीं था, इंडिया में वो एक ऑफेंस है। जैसे कि कनाडा में रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए मैरिजुआना का यूज कर सकते हैं, जो गांजा है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, बट इन इंडिया यू कैन नॉट कंज्यूम मैरिजुआना फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। अब अगर इंडिया में आके आप अगर खुले में अगर आप गांजा स्मोक कर रहे हैं तो वो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे कंट्री में तो ये नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है, मुझे नहीं पता था कि इंडिया में लॉ है कि आप मैरिजुआना स्मोक नहीं कर सकते, गांजा स्मोक नहीं कर सकते। तो लॉ का इग्नोरेंस, अगर आप लॉ का इग्नोरेंस करेंगे तो इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, इसके लिए आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप फैक्ट का करते हैं, इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूसाट, ignorance of fact is an excuse, ignorance of fact is an excuse। अगर आप फैक्ट का इग्नोरेंस करते हैं, कोई ऐसी तथ्य है जिसको कि आपको नहीं पता है, उस चीज के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज पता नहीं थी, उस चीज के लिए आपको माफी मिल सकती है कोर्ट में। ये सारी चीजें मैं कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है। सो दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाँ सर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज भी ठीक है ना सर? क्या चीज? सर जो आपने पहले वाला लिखा था ना, इग्नोरियंटा, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसाट, सर ये भी ठीक है सर। एक वर्ड के दो भी मीनिंग होते हैं ना, जैसे इग्नोरेंस, इग्नोरियंटा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, देखिए लैटिन है ये सारे वर्ड्स, इंग्लिश नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट चीज अगर आपको पढ़ना है तो आपको लैटिन आना पड़ेगा, उसके लिए आपको लैटिन जानना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको मेन मोटिव है कि आपका जो लीगल मैक्सिम है वो आप समझ जाएं, क्योंकि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा आ जाए। लेकिन जैसे जूरिस है, अब इग्नोरेंशिया जूरिस, जूरिस की जगह पर यहाँ पर एग्जाम में लेगिस लिखा जा सकता है, क्योंकि लेगिस वर्ड का मतलब भी होता है लॉ, है ना। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, मीनिंग वही रहेगा, लेकिन जो लीगल वर्ड है उसको चेंज कर देगा। इग्नोरेंशिया लेगिस नॉन एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया लेक्स नॉन एक्सक्यूजेड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लॉ को ही सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पर सिंबलाइज वर्ड से मतलब है, यहाँ पर मीनिंग से मतलब नहीं है। ये जो लीगल फ्रेज है ना, लैटिन फ्रेज है, इसमें सिंबलाइजेशन देखा जाता है कि ये सिंबलाइज क्या कर रहे हैं, ठीक है। Then your next legal phrase is your lis pendens. Lis pendens, litigation pending. Lis pendens मतलब होता है litigation pending, यानी कि कोई ऐसा ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है और वो अभी पेंडिंग है कोर्ट में, उसको उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं दैट दिस इज लिस पेंडेंस। ये केस जो है ये लिस पेंडेंस है, दिस केस इज लिस पेंडेंस, लिटिगेशन पेंडिंग। एक और लीगल फ्रेज होता है सब जुडिस। सब जुडिस वर्ड का मतलब होता है कि केस अंडर प्रोसेस, ये भी वही उसी तरीके का चीज है। सब जुडिस वर्ड जो है ये हम लोग सिविल लॉ में यूज करते हैं, है ना। सब जुडिस मतलब होता है दैट द केस इज अंडर प्रोसेस, अभी उस पर सुनवाई चल रही है, अभी वो जजमेंट आया नहीं है। और लिटिगेशन पेंडिंग का मतलब होता है दैट द लिटिगेशन इज पेंडिंग, ठीक है।
इसका मतलब होता है लिटिगेशन पेंडिंग। सो सब जुडिस और लिस पेंडेंस में क्या अंतर है? सब जुडिस के केसेस में केस सुनवाई शुरू हो चुकी है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कि इट इज सब जुडिस। लेकिन लिस पेंडेंस के केसेस में केस अभी शुरू नहीं हुआ है, केस अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तब हम लोग वो बोलते हैं दैट इट इज पेंडिंग, इट इज लिटिगेशन पेंडिंग, लिस पेंडेंस। ठीक है। तीसरा चीज जो होता है इसी से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, दैट इज योर रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी जो सब जुडिस था दैट वाज मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, और जो आपका रेस जुडिकाटा है ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में लिखा गया है। इसका मतलब होता है दैट जजमेंट already given, मतलब the judgment has already been given। res judicata का मतलब होता है that the judgment has already been given। तो res judicata मतलब judgment already given, sub judice मतलब case is under process, lis pendens मतलब litigation pending। सेक्शन 11 में दिया गया है रेस जुडिकाटा, सेक्शन 10 में दिया गया है सब जुडिस ऑफ सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो ये आपका हो गया लिस पेंडेंस, सब जुडिस एंड योर रेस जुडिकाटा। देन नेक्स्ट इज योर लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड, लोकस स्टैंडर्ड का मतलब होता है दैट व्हाट is your stand in this case। जैसे कि दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों लड़ रहे हैं, एक जो है वहां से गुजर रहा है और वो आता है और उन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त उधर से एक चौथा आदमी आता है और वो बोलता है कि अच्छा तुम दोनों लड़ रहे थे, वो जानता है, मतलब वो दोनों लोग जो लड़ रहे थे उसको वो चौथा आदमी जानता है। तो वो अगर बीच में आता है, यानी जो भी तीसरा आदमी जजमेंट दे रहा था अगर वो बीच में आता है उस जजमेंट के, तो जो जजमेंट दे रहा है वो पूछेगा चौथे आदमी से कि आप कौन भाई साहब, आपका क्या लेना देना है इस केस में, ये लोग जो लड़ रहे थे इसमें आपका क्या लेना देना है, आप कौन। तो ये जो आप कौन होते हैं उसी के लिए यूज किया जाता है लीगली लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब है व्हाट इज योर स्टैंड इन दिस केस, इस केस में आपका क्या रोल है, इस केस में आपका क्या रोल है, व्हाट इज योर स्टैंड इन दिस केस, उसको बोला जाता है लोकस स्टैंडर्ड। Then your next is your 5 writs। 5 writs जो हैं वो आपके क्या क्या मीनिंग होल्ड करते हैं। These are the legal proverbs, legal words, legal vocabulary जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं। The first one is your habeas corpus। habeas corpus, habeas corpus का मतलब होता है to have a body, मतलब आपकी बॉडी पर अगर कोई दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है, आपको किडनैप कर लिया है, तो कोर्ट जब बोलता है कि इस आदमी को मेरे सामने लाया जाए। ठीक है, तो ये जो आपका रिट है ये आप कोर्ट में डाल सकते हैं बोलते हुए कि ये रिट कोर्ट में आपको अगर किसी ने किडनैप कर लिया है, अगर किसी ने पकड़ कर रख लिया है, जैसे कि दृश्यम मूवी अगर आपने देखा होगा उसमें बोलता है ना वो कि उसका बेटा को किडनैप कर, उसको बेटा को पकड़ कर ले जाता है, तो वो बोलता है ना अजय देवगन कि आप जाइए और हैबियस कॉर्पस का रिट डालिए। उसका मतलब ये होता है कि कोर्ट अब उस इंसान को मांगेगा, उस इंसान को कोर्ट में पेश किया जाए और पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी। तो कोर्ट में पेश किया जाए का मतलब ये है दैट that person body is alive and the court wants that body to be seen।
ठीक है, कोर्ट वांट्स दैट बॉडी टू बी सीन, और हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। देन योर नेक्स्ट इज योर मैंडमस। मैंडमस वर्ड का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, मैंडमस मींस वी कमांड। अब वी कमांड से क्या पता चल रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर देता है लोअर कोर्ट को कि तुम जो है वो अपनी ड्यूटी ठीक से करो, तुम जो है अपनी ड्यूटी ठीक से करो, या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऑर्डर देता है कि तुम जो है अपनी ड्यूटी ठीक से करो, तो उसके लिए कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इशू करता है रिट मैंडमस। उसके लिए कोर्ट इशू करता है रिट मैंडमस, जिसका की मीनिंग होता है दैट वी कमांड, कोर्ट कमांड्स यू टू डू योर ड्यूटी प्रॉपरली। इसका मीनिंग है, मैंडमस का मीनिंग है वी कमांड। ठीक है, then your next is your quo warranto। quo warranto का मतलब होता है by what authority। by what authority मतलब कि अगर कोई आदमी किसी पोजीशन को होल्ड करता है और वो पोजीशन गवर्नमेंट पोजीशन है, तो कोर्ट बोलेगा कि आप किस अधिकार से इस प्लेस को, इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, मुझे बताइए, क्योंकि वो जबरदस्ती उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, उसने जबरदस्ती उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है, और इसलिए वो उस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए कोर्ट को बाध्य है, क्योंकि कोर्ट उससे पूछेगा जब कि आप किस अथॉरिटी से इस पोजीशन को होल्ड किए हैं, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों उस पोजीशन को होल्ड किया है। तो कोर्ट जो रिट पास करता है ये चीज पूछने के लिए कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पर बैठे हैं, उसके लिए उसको क्यू वारंटो का रिट पास करना पड़ेगा। दिस इज क्यू वारंटो। देन योर नेक्स्ट वन इज योर सर्चुररी। सर्चुररी एंड इसके बाद एक और होता है आपका प्रोहिबिशन। इन दोनों में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ें। सर्चुररी जो रिट होता है, इसमें क्या करता है कोर्ट कि जो भी लिटिगेशन पेंडिंग है, मतलब हाई कोर्ट में अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखता है कि हाई कोर्ट अपने पावर को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो इस केस को अपने हाथ में ले लेगा। इस केस को अपने हाथ में ले लेगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बोलेगा कि इस केस को तुम मेरे पास भेज दो। तो ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या लीगल प्रोसीजर है? तो यही लीगल प्रोसीजर है दैट द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड हिज रिट ऑफ सर्चुररी। मतलब कि वो कोर्ट, लोअर कोर्ट को बोल रहा है कि तुम इस केस को मेरे पास भेज दो, क्योंकि तुमसे ठीक से नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तुम इसको मेरे पास भेजो। दूसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब है कि कोर्ट जो है ये भी सिमिलर है, यहाँ पर कोर्ट बस लोअर कोर्ट को बोलता है कि आपको इस केस को सुनने का कोई अधिकार नहीं है, आप इस केस को नहीं सुन सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए, क्यों? क्योंकि लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है वो केस हम समझते हैं कि वो जिस कोर्ट में चल रहा है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है उसको सुनने का। अब हम अगर लोअर कोर्ट वाले जज को बोलेंगे कि आपको कोई अधिकार नहीं है इस केस को सुनने का, तो वो तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अलग ठोक देगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि सर देखिए ये कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी ये इस केस को सुन रहा है, आप प्लीज मुझे प्रोहिबिशन का रिट इशू कर दीजिए ताकि मैं जाकर इसको कोर्ट को दिखा दूं और वो उस केस को ना सुने। तो उसके लिए कोर्ट जो है वो प्रोहिबिशन जो है वो देगा।
प्रोहिबिशन का रिट जो है वो देगा। यहाँ पर कोर्ट अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट बस बोल देता है कि आप इसको सुन नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं लेता है। तो जो भी सुटेबल कोर्ट होगा, जो भी जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट होगा, वहां पर वो केस चला जाएगा सुनवाई के लिए। तो ये डिफरेंस है सर्चुलरी में और प्रोहिबिशन में। आया समझ में? समझ में आया? यस सर। Okay. Next legal maxim is your nemo debet bis vexili. Nemo debet bis vexili. इसका मतलब है कि अभी जो मैंने आपको बताया डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी, तो डबल जेपर्डी का मतलब है कि एक बार उसका कन्विक्शन हो गया है और दोबारा आप उसको कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सेम चीज के लिए आप ये लीगल मैक्सिम भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है दैट नो मैन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम एक्ट। एक ही एक्ट के लिए एक आदमी एक से ज्यादा बार, 2 बार जो है वो पनिश नहीं किया जा सकता है। इसका यह मतलब है निमो डेबिट बिस वेक्सरी, निमो डेबिट बिस वेक्सरी, नो मैन कैन बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम एक्ट, जो कि आपका डबल जेपर्डी से रिलेटेड है, आर्टिकल 20 ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट। Then your next is your obiter dicta. Obiter dicta. Obiter dicta का मतलब होता है कि कोर्ट जब कोई भी सुनवाई करती है तो वो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करती है, ठीक है? तो ये बस ऑब्जर्वेशन होता है। दिस इज ओनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट। जो मामला है कोर्ट में, अब कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो कोर्ट देखती है, एनालाइज करती है, फिर हो सकता है कि उस केस में जजमेंट दे दे, साथ ही साथ वो उस केस में बहुत सारी और चीजों को ऑब्जर्व करती है। तो जो एक्स्ट्रा चीजों को ऑब्जर्व करती है जो कि बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब वो चीज किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोला गया है, वो बस कोर्ट ने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि ये जो चीज है इसका मतलब ये है, ये जो चीज है इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो बस एक ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, वो किसी को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है उस चीज को फॉलो करे ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। सिमिलरली रेशियो डिसिडेंडाई, रेशियो डेसिडेंडाई, रेशियो डेसिडेंडाई का मतलब है कि जो भी कोर्ट डिसीजन देता है, whatever decision the court has given, there is a reason the court has given that, and whatever reason the court has given for such a decision, that is the ratio decidendi। कोर्ट जो भी रीजन देता है उस डिसीजन को देने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज द रेशियो डेसिडेंडाई, या फिर शॉर्ट फॉर्म में केवल रेशियो भी बोल सकते हैं। तो आप जब क्लास लॉ स्कूल में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि टीचर्स जो हैं वो आपसे बोलेंगे दिस इज द रेशियो ऑफ दिस जजमेंट, यानी कि ये इस जजमेंट का रीजनिंग है, कोर्ट ने ये रीजन दिया है इस केस में, कोर्ट ने ये रीजनिंग दी है इस जजमेंट को देने के लिए। So that is the ratio decidendi and that is the obiter dicta, which is only the observation of this court. This is the ratio decidendi. This is not the judgment. Judgment जो होता है वो बाइंडिंग होता है। जैसे दो लोगों के बीच में जमीन का मसला है, तो जमीन का मसला जो है, जैसे अभी जो है आपने राम मंदिर का केस सुना होगा, उसमें कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिमों को दिया जाएगा मस्जिद बनाने के लिए, ठीक है, और राम मंदिर जो है वहीं बनेगा। अब ये जो चीज बोला है
कि 5 एकड़ जमीन जो है वो दिया जाएगा मुसलमानों को, दिस इज द जजमेंट, क्योंकि ये बाइंडिंग नेचर का है। इससे अब सरकार को 5 एकड़ जमीन देना ही पड़ेगा क्योंकि वो बाइंडिंग नेचर का है। लेकिन वही अगर ये ऑब्जर्वेशन होता कि कोर्ट बोलती, सुप्रीम कोर्ट बोलती कि मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को 5 एकड़ जमीन दे दिया जाता तो शायद बढ़िया होता, शायद उनके लिए जस्टिस होता, अगर इस तरीके से बोली होती तो वो ऑबिटर डिक्टा होता, क्योंकि वो कोर्ट ने बाइंडिंग इफेक्ट के साथ नहीं बोला है। दैट इज ओनली द ऑब्जर्वेशन कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। दैट इज ओनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है। सो दैट इज द ऑबिटर डिक्टा ऑफ द कोर्ट, उसको ऑबिटर डिक्टा बोलते हैं, ठीक है। देन योर नेक्स्ट इज योर पर इंक्वायरियम। जजमेंट देते समय कोर्ट से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि एविडेंसेस को अच्छे से देखा नहीं, एविडेंसेस को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, है ना, रीसेंट फैक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखिए जज भी एक इंसान है। अब कोर्ट में जज सारे लॉज नहीं जानता है, इसीलिए इतना समय लगता है कोर्ट में, क्योंकि पुराना अगर कोई जजमेंट है उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये सारा काम जो होता है ये वकील करता है। वकील केस के स्टडी करके और फिर उस केस से रिलेटेड केसेस को सर्च करके फिर कोर्ट में लाके पेश करता है, और फिर जज जो है वो उस केस के हिसाब से जो ऑलरेडी डिसाइडेड है उसको एनालाइज करता है कि यहाँ पर ये लागू होगा या नहीं होगा, एंड देन द कोर्ट डिसाइड्स वेदर व्हाट शुड बी द जजमेंट, जजमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन इसमें भी गलती हो सकती है कोर्ट से कि इंपॉर्टेंट चीज को वो नजरअंदाज कर दे, क्योंकि वो चीज उसको उस चीज पर किसी ने फोकस ही नहीं करवाया कोर्ट का। तो उस केस में अगर उससे गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से वो कोई और जजमेंट दे देता है जो कि उसको नहीं देना चाहिए था, देन इट इज नोन एज पर इंक्वायरियम, यानी कि दिस जजमेंट हैज बीन गिवन इन हेस्ट, यानी कि ये जल्दबाजी में जजमेंट दिया गया है और नेग्लिजेंस हुआ है इस जजमेंट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर इंक्वायरियम, ठीक है। देन योर नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज योर लीगल प्रोवर्ब इज योर प्रेसिडेंट। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप लोग प्रेसिडेंट पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रेसिडेंट कॉमन लॉ प्रिंसिपल है ये। इसका मतलब ये है कि एक जज ने जो जजमेंट दिया है पिछले केस में, आगे वाले केस में भी उसी को फॉलो किया जाएगा, जब तक कि ये वाला जो कोर्ट है इसको ओवररूल नहीं कर देता है पुराने वाले जजमेंट को, तब तक यही फॉलो होगा सारे जजमेंट्स में, यही बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा सारे जजमेंट्स में। जैसे कि आज के डेट में हमको पता है कि वी कैन नॉट रूइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आज का प्रिंसिपल थोड़ी है, ये तो केशव नंदा भारती केस में 1973 में आया था, लेकिन ये बाइंडिंग नेचर का है। क्यों बाइंडिंग नेचर का है? बिकॉज इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री, और कॉमन लॉ कंट्री होने के नाते जो भी जजमेंट आ चुका है दैट इज हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन ऑल द सब्सीक्वेंट जजमेंट्स जो कि अभी आने वाला है। तो जब तक उसको ओवररूल नहीं कर दिया जाएगा तब तक इट विल होल्ड गुड फॉर द सब्सीक्वेंट जजमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई दैट प्रिंसिपल इज योर प्रेसिडेंट। वो जो जजमेंट है, जो पिछला जजमेंट है जिसको कि फॉलो किया जा रहा है आज भी, दैट इज नोन एज द प्रेसिडेंट। उसको प्रेसिडेंट नहीं प्रीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, ये इसको टर्म्स एंड कंडीशंस देगी, ये इसको टर्म्स एंड कंडीशंस देगी, ठीक है। ये एक पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है। अब अगर कोई डिस्प्यूट आता है, अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो ये पार्टी इसको सू कर सकती है, यानी ये पार्टी इसके अगेंस्ट केस कर सकती है और ये पार्टी इसके अगेंस्ट केस कर सकती है। ये कोई थर्ड पर्सन है, ये कुछ नहीं कर सकता है। थर्ड पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, या इसको ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है प्रिविटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जो भी मेंबर्स हैं
जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं या फिर वही एक दूसरे के कामों के लिए जिम्मेदार हैं। इस चीज को बोला जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना तब उसको ये प्रिंसिपल को और अच्छे से पढ़ेंगे। Then this is known as the privity of contract. Then your next legal maxim is qui facit per alium, qui facit per alium, facit per se, qui facit per alium, facit per se। इसका मतलब ये है कि जो अभी मैंने अभी आपको बताया था ना, वाइकेरियस लायबिलिटी है ना, दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग, और किंग जो भी काम करता है उसकी कोई गलती नहीं होगी, वो जो भी करता है वो सही होता है। तो वहां पर किंग का काम जो भी कर रहा है वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, ऐसा माना जाएगा। सिमिलरली अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें, जैसे कि एक मास्टर है and the other is the servant। अब ये सर्वेंट अपने मास्टर के लिए काम कर रहा है and whatever this servant is doing for his master, the master will be liable for all the acts of this servant। जो भी सर्वेंट कर रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी मास्टर की होगी अगर सर्वेंट मास्टर का बोला हुआ काम कर रहा है तो। अगर सर्वेंट को मास्टर ने कुछ बोला नहीं था, सर्वेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए मास्टर जिम्मेदार नहीं होगा। मास्टर सिर्फ उसी चीज के लिए जिम्मेदार होगा जो कि सर्वेंट ने मास्टर के बोलने पे किया। तो इसी को एक्सप्रेस करने के लिए इट हैपेंस इन एजेंसी ऑल्सो। एजेंट, अगर कोई एजेंट है किसी का, तो वो भी जो भी करता है उसके बोलने पे वो लायबिलिटी उसी की लगाएगा, यानी द पर्सन जिसके की बोलने पे वो किया है उसकी ही लायबिलिटी होगी अगर एजेंट कुछ करता है और कुछ गलती हो जाती है तो इसको भी वाइकेरियस लायबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो है ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये किंग के केसेस में नहीं होता है, ये जनरल आम तौर पे होता है। जैसे गवर्नमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपसे काम करवा रही है, आप जो भी करेंगे उसके लिए लायबल कौन होगा? गवर्नमेंट। तो उसके लिए भी ये चीज, ये वाला जो है आपका लागू होता है। तो क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, इसका मतलब होता है वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। अगर कोई दूसरे को काम करने के लिए बोलता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उस काम को खुद ही किया है, ऐसा माना जाएगा कि उसने उस काम को खुद ही किया है। इसका मतलब होता है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। Then your next legal maxim is your sine qua non। sine qua non का मतलब होता है प्रीरिक्विजिट, मतलब कोई भी चीज होने के लिए, कोई भी चीज होने के लिए कुछ पहले से कंडीशंस होने जरूरी हैं, तभी वो चीज होगी। तो जो भी पहले से कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सारे कंडीशंस सिने क्वा नॉन होते हैं उस बाद वाली हैपनिंग के लिए। जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, जैसे कि अगर आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए व्हाट आर द सिने क्वा नॉन, कि आपके पास या तो गैस हो या फिर आग हो, ये पहला रिक्वायरमेंट। सो आग या गैस, दिस इज द सिने क्वा नॉन। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? आपके पास चाय पत्ती हो, आपके पास दूध हो, है ना, आपके पास कंटेनर हो, बर्तन हो जिसमें कि आप चाय बनाएं। तो ये 4-5 चीजें जो हैं ये चाहिए ही चाहिए चाय बनाने के लिए। इलायची डालिए चाहे नहीं डालिए, दैट इज नॉट द सिने क्वा नॉन। इलायची डालेंगे तो चाय और बेहतर बन जाएगा, लेकिन सिने क्वा नॉन का मतलब ही यही होता है कि मिनिमम जो चीजें चाहिए होती हैं किसी चीज को करने के लिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मैक्सिम सिने क्वा नॉन, यानी कि प्री रिक्विजिट, पहले से जिन चीजों की जरूरत है उस चीज को करने के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ओके, देन आपका नेक्स्ट जो है लीगल मैक्सिम, दैट इज योर क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो,
ठीक है, मैं आपको ये दूंगा तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको वो दूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि उस चीज के बदले मुझे कुछ और चीज चाहिए, मैं जो आपको दे रहा हूं उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो ये मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, क्या मतलब, एक कुछ चीज के बदले, समथिंग फॉर समथिंग। Then your next legal maxim is res ipsa loquitur, res ipsa loquitur। ठीक है, एक बिल्डिंग है 80 साल पुरानी, वो बिल्डिंग जो है 80 साल की हो गई, जिस इंजीनियर ने उसको बनाया था, बनाते समय उसने अपना जो रिपोर्ट है उसमें लिखा था कि 40 साल की उम्र है इस बिल्डिंग की, यानी ये बिल्डिंग 40 साल तक ठीक रहेगी, इसके बाद जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसको रिपेयर करना होगा 40 साल के बाद। 80 साल हो गया है लेकिन अभी तक किसी ने भी उसको रिपेयर नहीं किया है। जब 90 साल होता है तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, वो बिल्डिंग गिर जाती है, उस बिल्डिंग से लोग मर जाते हैं गिरने से। ठीक है, तो यहां पर सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग के गिरने की वजह से जो लोग मरे हैं, ठीक है, अब जो सामने वाली पार्टी है वो बोलती है, केस कर देता है, वो जिसके ऊपर गिरी थी उसके घर वाले गवर्नमेंट के ऊपर केस कर देते हैं कि ये बिल्डिंग जो थी इतनी पुरानी थी, इसका मेंटेनेंस नहीं करवाया गया, इसी वजह से ये गिर गई और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट देखेगा, अच्छा बिल्डिंग गिरी है, कितने साल की थी वो, 90 साल हो गए थे, कितने साल इंजीनियर ने कितने साल बताए थे, तो रिपोर्ट मांगेगा, वो रिपोर्ट में आएगा लिखा हुआ कि इंजीनियर साहब ने बोला था कि 40 साल का जो है उसका जो समय है इतना ही है, 40 साल के बाद वो रिपेयर उसका करना पड़ेगा। ओके, नाउ कोर्ट देखेगा कि 40 साल की उम्र थी और 90 साल की उम्र तक आपने इसको रिपेयर नहीं किया, तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये बिल्डिंग तो कोलैप्स करनी ही थी, ये बिल्डिंग तो कोलैप्स करनी ही थी। तो वैसे चीजों के लिए जो कि प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो देखने से ही लगे कि ये तो होना ही था, लीगली स्पीकिंग, वैसे चीजों के लिए आप जो मैक्सिम यूज करते हैं वो है रेस इप्सा लोक्विटोर, ये तो होना ही था। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो खुद अपने बारे में पूरी दास्तान बता रहा है। जैसे कि कोई आदमी गया, जैसे मेडिकल केसेस में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोई आदमी गया अपने हार्ट का ऑपरेशन करवाने, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन करने जब गया तो जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो पता चला उसको कि डॉक्टर ने किडनी निकाल ली है। अब ऑपरेशन कराने गया था हार्ट का, डॉक्टर ने किडनी निकाल दी। तो ये खुद में एक कहानी बता रहा है, ये खुद में एक नेग्लिजेंस बता रहा है डॉक्टर द्वारा। इसके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है कि प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं बताओ कि तुम्हारी किडनी डॉक्टर नहीं निकाली है या तुम्हारी किडनी पहले से थी ही नहीं, अब इसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज खुद अपनी कहानी बता रहा है, तो जब खुद अपनी कहानी बताता है तब उसको हम लोग रेस इप्सा लोक्विटोर से एक्सप्रेस करते हैं। और ये सिविल लॉ यानी टॉर्ट केस का मैक्सिम है, टॉर्ट केसेस में इस मैक्सिम को यूज किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज रेस्पोंडेंट सुपीरियर, रेस्पोंडेंट सुपीरियर, इसका मतलब होता है दैट सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल। फिर से वही चीज, मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव, मास्टर एंड स्लेव के रिलेशनशिप में जो भी स्लेव करेगा उसके लिए उसका सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी वो करेगा उसके लिए उसका सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस लीगल मैक्सिम का मतलब यही है दैट सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्लेव के द्वारा की गई किसी भी एक्ट की। द सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स, ठीक है, द सुपीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स।
नाउ एक चीज जो है, जो कि आपको मैं समझा देता हूं कि 3 चीज होती है आपके हिंदू मैरिज एक्ट में, सॉरी हिंदू मैरिज एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक आपका होता है रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एक आपका होता है रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एक आपका होता है रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि आपके मैरिज को रेस्ट्रेन करे, मतलब कि आप पर कोई रेस्ट्रेन लगाए कि आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज, कोई भी एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हैं जो कि आपके ट्रेड पर रेस्ट्रेन करे, कोई भी आप नहीं कर सकते हैं जो कि आपके ट्रेड पर रेस्ट्रेन करे, तो उसको बोला जाता है दैट इट इज द रेस्ट्रेन ऑन द ट्रेड। Nobody can do a contract which restrains the trade. Nobody can do a contract which restrains the trade. Similarly, आपको कोई रेस्ट्रेन नहीं कर सकता है लीगल प्रोसीडिंग के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई लीगल अधिकार है, अगर आपका कोई लीगल राइट है, तो उस राइट को इन्फ्रिंज करने के लिए आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये 3 चीज के लिए याद रखिएगा, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड एंड रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। दिस इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस इज अंडर सेक्शन 28 एंड दिस इज अंडर सेक्शन 29। ठीक है, तो ये आपका 3 सेक्शंस है जिसमें कि आपका रेस्ट्रेन नहीं किया जा सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ओके, नाउ योर नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज योर सिने die। सर वाइड माने नो लीगल इफेक्ट। क्या सर वाइड का मतलब नो लीगल इफेक्ट। नहीं समझ आ रहा मुझे, बस क्या बोल रहे हैं सर वाइड का अर्थ इंग्लिश में है ना, जैसे नो लीगल इफेक्ट। हाँ, इट विल हैव नो लीगल इफेक्ट, सही है। वाइड का मतलब नो लीगल इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, लीगल उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका, ये मतलब होता है वाइड का। ठीक है, देन नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज योर सिने die। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है ना। कोई भी मतलब आपका बजट सेशन चल रहा है, ठीक है, बजट सेशन चलने के समय कोई मुद्दा उठा, मान लीजिए किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन जब पास हो रहा था, ये जो फार्मर्स बिल है जब ये पास हो रहा था, तो कितनी ही बार न जाने प्रोटेस्ट हुआ जिसकी वजह से आपका ये चीज रुक गया था। ठीक है, मान लीजिए। सो इस केस में जो स्पीकर है वो क्या करता है, जब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होने लग जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में, वो क्या करता है कि एडजर्न कर देता है, जो मीटिंग चल रही थी उसको एडजर्न कर देता है। अब एडजर्न करने के 2 रास्ते हैं। एक बार तो वो एडजर्न करेगा और बता देगा कि हम लोग शाम को मिलेंगे इतने बजे, ठीक है। दूसरा एडजर्न करने का तरीका है कि वो बस एडजर्न कर देगा, वो बताएगा नहीं कि कब मिलेंगे, और उस एडजर्नमेंट को बोला जाता है दैट इट इज डन सिने die, यानी कि देयर इज नो टाइम फिक्स्ड, देयर इज नो टाइम फिक्स्ड टिल व्हेन विल दिस एडजर्नमेंट कंटिन्यू। ये जो अभी मैं एडजर्न कर रहा हूं, ये एडजर्नमेंट कब तक कंटिन्यू करेगा, इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, और उसी को हम लोग बोलते हैं इट इज सिने die, दैट इट इज टर्मिनेटेड विदाउट एनी फिक्स्ड डेट या टाइम। ठीक है, सर ये वर्ड कोड में यूज हो सकता है, द कोड इज अर्जेंट फॉर द डे। हाँ यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है,
कोर्ट में यूज होता है। देन योर नेक्स्ट इज योर डेफोमेशन। डेफोमेशन मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें टाइप्स हैं। डेफोमेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है स्लैंडर, एक आपका होता है लिबल। स्लैंडर हैपेंस ओनली इन इंडिया, और ये जो लिबल है दिस इज इन ब्रिटेन एज वेल, ब्रिटेन प्लस इंडिया। बाकी कंट्रीज के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसीलिए ब्रिटेन से बहुत सिमिलैरिटीज है, तो हम बस ब्रिटेन के साथ कंसिडर करेंगे। नाउ स्लैंडर मींस दैट अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं, अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो जाती है और वो उस चीज के लिए कोर्ट चला जाता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है, या फिर आप उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा चीज मार्केट में बोल देते हैं जो कि गलत है, जो कि उसके इमेज पर एक गलत इंप्रेशन डाल रहा है लोगों का, लोग उसके बारे में गलत चीजें सोचने लग गए हैं क्योंकि आपने र्यूमर फैला दिया है कि वो इस तरीके का है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, तो सारी बातें बेबुनियाद हैं। तो वो बोला हुआ जो भी आपने किया है दैट इज द स्लैंडर। अगर वो प्रूव हो जाता है कि these are the things which are defaming him, then that is your slander। उन्हीं चीजों को अगर आप पेपर में पब्लिश करवा देते हैं, जो कि अभी तक आप बोल रहे थे, अब आप उसको पेपर में पब्लिश करवा देते हैं, यानी कि आप उसको हार्ड फॉर्म में चेंज करवा देते हैं, तो फिर वो लिबल हो जाएगा और वो ब्रिटेन में भी होता है, इंडिया में सिर्फ स्लैंडर होता है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ स्लैंडर होता है, लिबल जो है वो ब्रिटेन और इंडिया दोनों में होता है। एंड दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया, द स्लैंडर हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो स्लैंडर वर्ड का मतलब है कि मुंह से बोलकर किसी को डिफेम करना, और लिबल का मतलब है कि लिखित तौर पर हार्ड फॉर्म में किसी को डिफेम करना। ठीक है, देन योर नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज स्टेयर डिसाइसिस। सर लिखित फॉर्म में सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर तो बोल के करेंगे ना, सोशल मीडिया में आप जैसे मान लीजिए, हाँ सोशल मीडिया पर लिख के कर सकते हैं, यस यू कैन डू दैट। अगर आप वहां पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो बोल कर करना हो गया, अगर आप वहां पर स्टेटस लिख कर देते हैं तो वो लिबल हो जाएगा। सर अभी पहले ऐसा ना, सुप्रीम कोर्ट को बोला सुप्रीम जोक। हाँ, तो लिख कर आप जो भी कर रहे हैं अगर वो गलत है तो वो डेफोमेशन होगा, लेकिन अगर वो सही चीज लिख रहे हैं तो फिर वो डेफोमेशन नहीं होगा। गलत चीज डेफोमेशन होता है, सही चीज डेफोमेशन में नहीं आता। देन योर नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस का क्या मतलब? स्टेयर डिसाइसिस का मतलब है कि जो भी प्रेसिडेंट है, व्हाटएवर इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, दिस प्रेसिडेंट इज हैविंग a binding effect. This precedent is having a binding effect on all the lower courts. This precedent is having a binding effect on all the lower courts. And this maxim, stare decisis, it is related to your precedent. Precedent का मतलब होता है कि whatever is the judgment, जो कि binding है, और stare decisis का मतलब होता है that this judgment will be binding on all the lower courts। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है जजमेंट और वो बाइंडिंग होगा दूसरे लोअर कोर्ट्स पर, दैट इज स्टेयर डिसाइसिस। ठीक है, अब ये स्टेयर डिसाइसिस जो है, दिस इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 136, सॉरी आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 में स्टेयर डिसाइसिस दिया गया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 136 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा, जो भी डिसीजन देगा, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट। तो इसीलिए सेक्शन आर्टिकल 136 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। उसको स्टेयर डिसाइसिस बोला जाता है क्योंकि इसी की वजह से द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है,
Then your next legal maxim is ubi jus ibi remedium. ubi jus ibi remedium, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि where there is right, there is remedy. मतलब कि अगर जहां भी आपके पास अधिकार है, यानी अगर आपका अधिकार है किसी चीज के लिए, तब आपकी रेमेडी भी अवेलेबल होगी। आप उसके लिए कोई कोर्ट जाएंगे तो आपको सुना जाएगा और आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई अधिकार नहीं है, तब फिर आपके पास कोई रेमेडी भी नहीं है। यानी कि अब आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं उस चीज को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो जहां भी आपके पास अधिकार होगा वहां पे आपके पास रेमेडी होगा, जहां आपके पास अधिकार नहीं है वहां पर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो इस लीगल मैक्सिम का यूज टॉर्ट लॉ में किया जाता है। टॉर्ट लॉ में बोला जाता है कि जहां भी आपका राइट है वहां पर आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, या फिर राइट, लीगल राइट। हाँ, लीगल राइट। इसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेयर देयर इज रॉन्ग, where there is wrong there is remedy, इसका यह भी मतलब होता है जहां भी राइट है वहां पर आपका रेमेडी है, ये भी होता है, और जहां पे आपका रॉन्ग हुआ है आपके साथ वहां भी आपकी रेमेडी होगी, ये भी मतलब होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रॉन्ग है, ये रॉन्ग आपके लीगल राइट के लिए होना चाहिए। यानी कि आपके लीगल राइट को वो कोई नुकसान पहुंचा, तभी वो रॉन्ग के लिए रेमेडी होगी आपके पास। इसीलिए ऊपर वाला जो मैक्सिम है ये ज्यादा सही है, ऊपर वाला जो मीनिंग है ना ये ज्यादा सही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हर रॉन्ग के लिए आपके पास रेमेडी है? तो हर रॉन्ग के लिए आपके पास रेमेडी नहीं होता है। इट इज ओनली फॉर द legal right, it is only available for the wrong to the legal right, हर wrong के लिए नहीं होता है रेमेडी। जैसे कि अगर आपका लीगल राइट होगा कुछ, जैसे वोट डालना आपका लीगल अधिकार है, आपको वोट डालने नहीं दिया जाता है, तो आपके पास रेमेडी है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको डैमेजेस मिलेंगे, है ना। देन योर नेक्स्ट लीगल मैक्सिम बहुत ही फेमस है, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है ना बियॉन्ड, अल्ट्रा वर्ड का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड पावर का मतलब है कि आपके पास अधिकार ही नहीं है उस चीज को करने का। आपके पास बोलते हैं ना, दैट कोर्ट बोलता है कि दीज थिंग्स आर बियॉन्ड इज अल्ट्रा वायरस। कोर्ट बोलता है कि इट इज अल्ट्रा वायरस द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो कर सकता है उस चीज को। जैसे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर अगर चेंज करना हो गया, तो changing the basic structure of the Indian Constitution is ultra virus the government, यानी गवर्नमेंट do not have power to change the basic structure of the Constitution। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रा वायरस। सिमिलरली इसका उल्टा अगर बोले तो इंट्रा वायरस। इंट्रा मीन्स विद इन पावर एंड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड पावर। ठीक है, देन योर नेक्स्ट इज liquidated and unliquidated। damages, liquidated and unliquidated damages, इसका मतलब होता है कि कोई भी डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि इसके बारे में आपको पहले से पता था। कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, देखे होंगे अगर आप, कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है
और कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो मुझे 1,000 रुपया का जो है आप देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लिक्विडेट कर दिए हैं आपने। लिक्विड वर्ड का मतलब होता है ना कि इन मोस्ट मूवेबल फॉर्म। अगर करेंसी जो होता है ना आपका करेंसी नोट्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी इन द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, क्योंकि उसको आप बहुत आसानी से किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए लिक्विड वर्ड का यूज किया जाता है। और अनलिक्विडेटेड मतलब कि उसको आसानी से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के केसेस में यू डू नॉट नो दैट व्हाट विल बी द अमाउंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कितना अमाउंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, ये आपको पता नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए कि इतना जो है जुर्माना आपको देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है दैट इज द लिक्विडेटेड डैमेजेस, दैट इज द लिक्विडेटेड डैमेजेस। These things are mentioned under section 73-74 of Indian Contract Act 1872. सेक्शन 73 और 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज योर पेनल्टी। व्हाट इज पेनल्टी? फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाने के बाद भी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पेनल्टी क्या है और ये दोनों क्या है। तो देखिए, पेनल्टी जो होती है वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखने का दो कारण होता है। एक कारण होता है कि आप चाहते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो गलती ना करे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की। अगर आप ये चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आपको 20 लाख रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये जो इतना बड़ा अमाउंट आपने लिख दिया, 20 लाख देना नहीं पड़ेगा लेकिन 20 लाख तक देना पड़ सकता है। पेनल्टी का मतलब होता है कि आपने सामने वाले के मन में एक डर पैदा कर दिया कि अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि आपने बिजली बिल अपने भरा, बिजली बिल का जो आता है मतलब रिसिप्ट आता है, उसमें पेनल्टी दी जाती है। तो पेनल्टी देने का मतलब है कि आपको एक ऐसा अमाउंट देना जो कि बहुत बड़ा है, बिकॉज यू वांट दैट पर्सन टू स्टिक टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े नहीं, और इसीलिए आप पेनल्टी उसमें लिखते हैं। पेनल्टी जो है उसमें आप लिक्विडेटेड फॉर्म में लिखते हैं। पेनल्टी इज रिटन इन द लिक्विडेटेड फॉर्म और इट कैन बी रिटन इन द अनलिक्विडेटेड फॉर्म। दोनों ही केसेस में ये हो सकता है। लिक्विडेटेड फॉर्म में जब होगा तब बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग लिख देंगे, अनलिक्विडेटेड फॉर्म में जब होगा तब हम लोग उसमें लिख देंगे दैट हेवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। इससे समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा पेनल्टी कोई मुझे देना पड़ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा तो इसीलिए लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी, इन तीनों में ये रिलेशन है दैट योर लिक्विडेटेड डैमेजेस इज द एग्जैक्ट अमाउंट, unliquidated damages means there is no exact amount, and penalty there is a heavy amount which is imposed. tort के केसेस में जनरली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है, क्योंकि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए कितना पेनल्टी मुझे देना पड़ेगा, मुझे मतलब उसके लिए मुझे कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? कैसे मैं डिसाइड कर सकता हूं? किसी को थप्पड़ मारने का कितना पेनल्टी होगा या कितना डैमेजेस होगा मुझे क्या पता। लेकिन अगर किसी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि उसमें मैं पैसे का लेन देन करता हूं, तो पैसे के लेन देन करने की वजह से अगर उसको नुकसान हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है, तो पैसे का घाटा हो रहा है, तो उस केस में मैं अनुमान लगा सकता हूं कि कितना नुकसान होगा उसको पैसे का। तो कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में जनरली स्पीकिंग देयर आर लिक्विडेटेड डैमेजेस, बट इन केस ऑफ टॉर्ट देयर आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कितना नुकसान हुआ है सामने वाले को।
और इसीलिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का यूज करते हैं। तो ये आपका जो था लिक्विडेटेड, सर अनलिक्विडेटेड एंड पेनल्टी। सर पेनल्टी इज पार्ट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। नहीं, पेनल्टी The इज नॉट situation, पार्ट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी कैन बी आइदर इन लिक्विड फॉर्म और इट कैन बी इन नॉन लिक्विड फॉर्म। यानी कि पेनल्टी या तो अमाउंट हो सकता है या फिर हेवी पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड, ऐसे लिखा जा सकता है। इट इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इट इज सर जस्ट अ, अगर बोर्ड पे लिख दे तो थोड़ा बेहतर रहेगा याद करने में। हाँ, liquidated damages, unliquidated damages and penalty. These are the three things. Liquidated damages का मतलब है exact amount, unliquidated damages का मतलब है not fixed amount, and penalty का मतलब है heavy amount। अब ये हेवी अमाउंट जो है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ये अनलिक्विडेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। यानी हेवी एग्जैक्ट अमाउंट भी हो सकता है या फिर नॉट फिक्स्ड भी हो सकता है। इट कैन बी इन बोथ द फॉर्म्स। लेकिन पेनल्टी जो भी लिखा गया है वो इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। जो भी अमाउंट यहां लिखेंगे ना इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है ये डिफरेंस है। सर अनलिक्विडेटेड को नॉन एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर नॉन एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट। हाँ, नॉट एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट लिख सकते हैं, फिक्स नहीं है ना वो, क्योंकि then your next legal maxim is volenti non fit injuria. Volenti non fit injuria, this is actually a defense. It is a defense under tort law के अंदर दिस इज अ डिफेंस। इसका मतलब होता है, वॉलेंटी वर्ड का मतलब होता है वॉलेंटियर। तो वन हु वॉलेंटियर्स यानी कि अपनी मर्जी से जाना, ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं जाना, यानी कि आई एम वॉलेंटियरिंग इट। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है वन हु वॉलेंटियर्स कैन नॉट बी इंजर्ड। वन हु वॉलेंटियर्स कैन नॉट बी इंजर्ड, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ये बोल सकते हैं बाय कंसेंट। आपने कंसेंट दिया कि आपको इंजरी हो सकती है, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं, वहां पर आप जाते हैं तो आप इस शर्त पर जाते हैं कि अगर बॉल उड़कर आएगा, छक्का लगेगा और बॉल उड़कर आएगा तो आपको सर पे लगेगा तो फूट भी सकता है आपका सर, ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो जैसे ही आप टिकट लेकर अंदर घुसते हैं वैसे ही इस बात का अजम्पशन कर लिया जाता है कि आपने चोट लगने के लिए कंसेंट दे दिया है। अब आपको चोट लगेगा तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि कोई बात नहीं, चोट लगेगा ना, हम देख लेंगे। तो इसी चीज के लिए ये मैक्सिम बताता है दैट वन हु वॉलंटियर्स कैन नॉट बी इंजर्ड। एक बार जिसने खुद ही बोल दिया कि कोई बात नहीं हम देख लेंगे, तो उसने वॉलंटियर कर दिया और उस आदमी को इंजरी नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इंजरी सिर्फ उसी को दी जा सकती है जिसको कि गलती से दी गई, जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे इंजरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कोई कैसे इंजर्ड कर सकता है? उसको कोई इंजर्ड नहीं कर सकता है। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है दैट
no one, the one who volunteers cannot be injured and it is the by consent. ये कंसेंट के थ्रू आप देते हैं, किसी को भी आप कंसेंट देते हैं कि आपको इंजरी नहीं होगी। इस चीज की जिम्मेदारी आप खुद उठाते हैं। मुझे होगी तो मैं देखूंगा ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ओके सर इसकी ये एग्जांपल बन सकती, कैसे हम क्लासरूम में बैठे हैं, हम पे पंखा गिर गया। हाँ हाँ, फिर ये कहाँ से हो ये गया? एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, मतलब कि क्लासरूम में होने वाली हर चीज के लिए आप खुद ही आए ना चल के, तो वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकते हैं। लेकिन यहां पे लेकिन है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी, टेक्निकल गड़बड़ी रही होगी जो कि कोई डिटेक्ट कर सकता था, कोई ऐसी टेक्निकल गड़बड़ी रही होगी जो कि डिटेक्ट किया जा सकता था, तो उस केस में जिसकी जिम्मेदारी थी उस गलती को ठीक करने की, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती थी जो कि डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता था, तो उस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस फॉर्म में देखते हैं, वी बैलेंस इट। ऐसा नहीं है कि हर केस में ही ये अप्लाई कर हो जाएगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है? क्योंकि कोई अगर क्लासरूम में जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता है कि पंखा गिर सकता है, वो ये सोच के जाता है कि मुझे पढ़ने जाना है और क्लासरूम बनाया गया है पढ़ने के लिए, तो वहां पर जो भी चीजें रखी गई होंगी उनका बेहतर यूज हो पाएगा पढ़ाई के लिए। ये सोचकर नहीं जाता है कि वहां पर पंखा टूट भी सकता है, गिर भी सकता है। इस चीज का अनुमान जो है वो नहीं लगा, दिमाग में लेकर जाता है। और क्योंकि वो इस चीज का अनुमान नहीं लेकर जाता है, इसीलिए ही कैन नॉट गिव कंसेंट टू इट। अगर उसको पहले से बता दिया जाए कि पंखा गिर सकता है, फिर भी अगर वो जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, क्योंकि उसने कंसेंट दिया जिस चीज को, उस चीज को वो जानता है कि वो किस चीज को कंसेंट दे रहा है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के केसेस में जो कंसेंट आप देते हैं, जिस चीज के लिए आप वॉलंटियर कर रहे हैं, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप किस चीज को कंसेंट दे रहे हैं। पंखा गिर जाने का कंसेंट आप दे तो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पंखा गिर सकता है, किसी ने बताया होगा आपको। अगर किसी ने बताया ही नहीं है तो आप किसी को कंसेंट कैसे दे सकते हैं पंखा गिर जाने के लिए? तो वहां पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने बताया नहीं होता, अगर किसी ने बताया नहीं होता तो फिर आप उस चीज को कंसेंट नहीं दे सकते हैं, तो वहां पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल। वहां पर नेग्लिजेंस होगा, क्योंकि जो मैकेनिक है, जो स्कूल अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करे अपने पंखों का, टेबल चेयर, जो भी चीजें क्लासरूम में होती है, सबका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज में डाउट है, इट डजंट मैटर वेदर इट इज रिलेटेड टू व्हाट वी हैव लर्न टुडे, जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट है आपके मन में, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अभी 5-10 मिनट जो है मैं उस चीज के लिए दे सकता हूँ। सर हाँ सर, जैसे कोई 6 साल से कम का लड़का है, हाँ और वो स्टेडियम में जाता है देखने, हाँ हाँ और सर उसको माना जाता है कि उसे तो ये पता ही नहीं है कि क्या होता है कुछ भी, हाँ हाँ, तो उसको अगर चोट लग जाता है तो फिर क्या होगा? वो अकेले तो जाएगा नहीं, यस सर। अकेले तो जाएगा नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएगा। और Yes. पेरेंट्स के साथ जब कोई गार्जियन होता है, जब बच्चा कोई गार्जियन के अंडर होता है, तो गार्जियन के अंडर होने की वजह से उसका सारा देखभाल, सारा डिसीजन जो है वो गार्जियन ही लेता है। तो अगर गार्जियन अगर उसको लेकर गया है
गार्जियन को तो पता है कि वो 6 साल का है, उसको नहीं पता है। अगर गार्जियन उसको लेकर गया है तो उस केस में गार्जियन का कंसेंट इंपॉर्टेंट है, ना कि बच्चे का। लेकिन अगर वो बच्चा अकेले चला गया है, बच्चा के साथ कोई गार्जियन नहीं है, यस तो सर। उस केस में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उस केस में माना जाएगा कि बच्चा जो है वही जिम्मेदार है, और सजा जो है वो पेरेंट्स को मिलेगा। जिम्मेदार बच्चे होंगे, लेकिन सजा जो है वो पेरेंट्स को मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से वो वहां तक पहुंच पाया। यस और कुछ जल्दी जल्दी पूछिए, जो भी पूछना है, जो जो भी सब्जेक्ट हो। जरूरी नहीं है कि लीगल मैक्सिम्स ही, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, जितना भी लॉ आप पढ़ रहे हैं एंट्रेंस के लिए, सबसे कहीं से भी पूछ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या जो भी हो गया। सर, ये अरे कॉन्ट्रैक्ट में जैसे दो लोग बातें करके केवल एग्रीमेंट करते हैं, जैसे शर्त लगा लेते हैं, हाँ क्या वो भी हाँ कोर्ट हाँ में जा सकता है? हाँ, वो भी जा सकता है ना। सेक्शन 9 आप पढ़िएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसमें बात करता है इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस, दो चीजों के बारे में बात करते हैं, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस। अगर कोई चीज इम्प्लाइड है, कंसेंट जो आप देते हैं ना, अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं कुछ, वो इम्प्लाइड है उस चीज से कि आप प्रपोजल दे रहे हैं, या एक्सप्रेसली प्रपोज करते हैं, किसी चीज में लिख कर करते हैं, या फिर इम्प्लाइडली प्रपोज करते हैं कि लग रहा है कि प्रपोजल हो रहा है, तो वो सर वो हाँ। सर वो भले ही क्यों ना सट्टेबाजी हो तब भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, सेक्शन 30, सेक्शन 30 बोलता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है, सट्टेबाजी को वेजरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। यस सेक्शन 30 इज द वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है, सेक्शन 30 में लिखा है, सट्टेबाजी के लिए नहीं कर सकते हैं। सर टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट होता कोई ऐसा वर्ड? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे आएगा लोग हाँ, जो टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अभी देखिए मैं बताता हूँ। एक केस है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, गोवर्धन दास वर्सेस गिरधारी लाल का केस है। उस जमाने में देखिए, पहले जो क्या था कि 1872 का आपका ये एक्ट है, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1872 का है। 1872 के टाइम में टेलीफोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसमें जो चीज लिखी गई है उसमें पोस्टल रूल को फॉलो किया जाता है। यानी कि उस समय खत लिखकर बताया करते थे कि मुझे आपको ये बेचना है, क्या आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मुझसे आपको ये खरीदना है, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये खत में लिखा करके पोस्ट किया करते थे। लेकिन जब टेलीफोन का इन्वेंशन हो गया, इसी चीज को लोग फोन पे करने लग गए। तो इसी चीज को जब फोन पे करने लग गए, अब देखिए कि जब आप खत लिखा करते थे तो खत पहुंचने में 4 से 5 दिन लगता था, 2 से 3 दिन, तुरंत तो पहुंच नहीं जाता था। ऐसा तो नहीं था कि खत लिखे आज, जिस वक्त खत्म हुआ खत वैसे ही उसको पता चल गया, ऐसा तो होता नहीं था। खत पहुंचने में समय लगता था। लेकिन टेलीफोन पर जब आप कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत पहुंच जाता है, वो चीज तुरंत पहुंच जाती है। तो टेलीफोन के मामलों में रूल अलग होना चाहिए या रूल सेम होना चाहिए, उस चीज को लेकर इस केस में डिस्कशन किया गया था। गोवर्धन दास वर्सेस गिरधारी लाल ये केस था। तो इस केस में जो जजमेंट आया था उसमें ये चीज बोली गई थी कि टेलीफोन जो है वो चीज पोस्टल रूल से अलग है, वो चीज पोस्टल रूल से अलग है। टेलीफोन इज डिफरेंट, क्योंकि टेलीफोन में इंस्टेंटेनियसली कोई बात पहुंच जाती है किसी के पास, जैसे ही आपने बोला वैसे ही इंस्टेंटेनियसली आपकी बात पहुंच गई थी, ठीक है। लेकिन इस केस में हिदायतुल्लाह नाम के एक जज थे, उनका डिसेंटिंग ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अगर मैं फोन पर कुछ बोलता हूं तो मैं जब उसको बोल दिया, अब वो डायरेक्टली नहीं जाता है सुनने वाले के पास। जिस कंपनी का फोन मैं यूज कर रहा हूं वो कंपनी के सर्वर पर जाता है, फिर उस कंपनी के सर्वर से वो जाता है उसके पास। तो
ये भी एक तरीके का पोस्टल रूल ही है, ये भी एक तरीके का पोस्टल रूल ही है। इसीलिए जो भी 1872 के एक्ट में लिखा है उसका प्रिंसिपल और टेलीफोन वाला प्रिंसिपल सेम है, अलग नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेलीफोनिक कॉन्ट्रैक्ट, कि टेलीफोन के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सर ठीक है, एक इसको वर्ड है अबडक्शन, क्या है? और अबडक्शन सर एक आए पढ़ा हाँ। कहीं जगह। सेक्शन 364 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 364 ऑफ आईपीसी एक्सप्लेन्स दैट व्हाट इज अबडक्शन। किसी भी बच्चे का जो कि 18 साल से बड़ा है, उसको अगर आप किडनैप कर लेते हैं या फिर उसको आप उसके बॉडी पर आप काबू पा लेते हैं, है ना, इसका मतलब है कि आपने उसका एबडक्शन कर लिया। ठीक है, आईपीसी के अंडर में लड़की के केस में 18 साल से कम और लड़के के केस में 16 साल से कम वालों का ही किडनैपिंग हो सकता है। एबडक्शन किसी का भी हो सकता है, एबडक्शन बड़ों का भी हो सकता है, लेकिन बड़ों का किडनैपिंग नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, आईपीसी में बड़ों का किडनैपिंग, एडल्ट का किडनैपिंग नहीं हो सकता। ठीक है, पर वो पर कभी कभी न्यूज में आता है कि जब किडनैप कर ले जाते हैं वो तो किसी को भी कर नहीं तो न्यूज जो है वो लीगली नहीं, वो जो जनरली वर्ड यूज किया जाता है ना उसके लिए वो लोग बोल देते हैं। लॉ में दो तरीके की किडनैपिंग है। जब हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे ना तब अच्छे से इन सारे चीजों को पढ़ेंगे। किडनैपिंग दो तरीके का होता है, वन किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड वन इज द किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। One is the kidnapping from India and one is the kidnapping from guardianship, lawful guardianship. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में एज का कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी किडनैपिंग आप इंडिया से बाहर ले जाकर कर सकते हैं। लेकिन किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में एज क्राइटेरिया है। फीमेल के केस में इट शुड बी लेस देन 16 इयर्स और मेल के केस में इट शुड बी लेस देन 18 इयर्स। सॉरी, उल्टा लिख दिया, फीमेल के केस में लेस देन 18 इयर्स और मेल के केस में लेस देन 16 इयर्स। क्योंकि मेल जो है वो पावरफुल हो जाता है 16 साल तक, इसीलिए उसको 16 साल रखा गया है और फीमेल को रखा गया है 18 साल। ठीक है, यस सर। तो ये किडनैपिंग जो है सिर्फ लॉफुल, अगर हम बात करें तो किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप सिर्फ 16 साल 18 साल के बच्चों का ही किया जा सकता है, उससे बड़ों का एबडक्शन होता है। और कुछ? नो सर, Anything else? हाँ बोलिए बस। नो सर। नो सर। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल की